तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी गलती मुस्लिम समाज की है और उनके रहबरों की है कि उन्होंने जीतने हराने में विश्वास किया है और ऐसे लोगों को जिताया है जो सही माने उनके खैरखा नहीं है बल्कि असल दुश्मन वही हैं। उन्हें वो छोटे दुश्मन और बड़े दुश्मन में फ़र्क करने की कोशिश की है। पीस पार्टी का यह मानना है कि जब तक खुद अपनी लीडरशिप नहीं रहेगी, जब तक मुस्लिम समाज अपने लीडरशिप में नहीं विश्वास करेगा, उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसे राजनीतिक समर्थन देकर उसे मजबूत नहीं करेगा, तो फिर उसकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। मैं समझता हूँ चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, दरगाहों का मामला हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे उनकी नौकरियाँ हो, चाहे उनके साथ द्वेष हो, चाहे उनके साथ राजनीतिक अत्याचार हो, इस सभी का हल तभी होगा जब उसके पास राजनीतिक कैपिटल होगा, राजनीतिक मजबूती होगी और सत्ता शासन में उसकी हिस्सेदारी होगी, तभी ये संभव है इसको रोकना, वरना इसको संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अगर हम मिसाल दें तो उसमें 20% सरकारी आंकड़े से मुसलमान है, मगर उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में चाहे वो पुलिस से लेकर के चपरासी से लेकर डीएम एसपी तक 2% से भी कम है। अगर उसकी 15% भी हो जाए, अगर सूची जात में रिजर्वेशन हो जाए तो 15% हो जाएगा, फिर मॉब लिंचिंग का कोई सवाल नहीं होता। थाने से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, उनको न्याय मिलेगा। कि मुस्लिम समाज ने कभी आज़ादी के बाद से आज तक कोई संघर्ष मुस्लिम समाज ने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो 3 तलाक की लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी है और चीज़ों की लड़ाई लड़ी है। तो है अभी वही छीन रहा है, तो नए की क्या बात करेंगे, वही तो सवाल है। नहीं, छीनने का कोई मतलब नहीं है। छीनने का तो अधिकार जो सरकार में है वही फैसला करता है, तो उसको तो रोक नहीं सकता कोई आदमी, उसको रोक नहीं सकता। फैसले भी अदलिया भी सरकार के दबाव में ही कर रही हैं। यही तो कहा जा रहा है कि कभी नागरिकता पे सवाल, कभी आपके जो स्ट्रक्चर हैं उन पर सवाल, कभी आस्था जो है आपकी उस पर सवाल। तो अपने आप को बचाएगा कि नई चीज मांगने की मांग करेगा? नहीं, नई चीज नहीं मांग रहा ना वो तो हमारे संविधान ने जो दिया है उसको हक देने की बात करें। जो संविधान कहता है कि सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, कोई नई चीज थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मंडल कमीशन ने, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रास्ता दिखाया है कि मुस्लिम समाज की तरक्की कैसे हो, उसकी बदहाली कैसे दूर हो, मुझे लगता है कि वो हमें रास्ता अख्तियार करना चाहिए, न कि हमें इमोशनल रास्ता अख्तियार चाहिए, खुशरास्ता रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो हम अभी तक करते आए हैं। मैं समझता हूँ वो रास्ता ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई नई तरीके से अपने दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने पूरे देश के, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी कमजोर तबके के लोगों के लिए कैसे विकसित हो, इसका एक फंडामेंटल तरीका बना रखा है। और मुसलमानों पर खासतौर पर जांच के लिए और पिछड़ों पर जांच के लिए मंडल कमीशन बनी है। और सच्चर कमेटी तो सिर्फ मुसलमान पर बनी है कि आखिर मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है, दलित क्यों है नहीं। और वो आगे कैसे बढ़े, इसका रास्ता रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताई है, मगर वो हिस्सा आज तक किसी पार्टी ने लागू नहीं की। अगर ये प्रतिनिधित्व मिल जाता, ये नौकरियां नहीं है, ये नहीं कि जिनको नौकरी मिल जाएगी उनको फायदा है, फायदा तो उस समाज को न्याय मिलेगा, अत्याचार नहीं होगा। अगर 15% मुस्लिम समाज पीएससी में हो, थाने में हो, तो कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती। थाने में किसी के साथ विभेद नहीं हो सकता, उसके साथ मुकदमा नहीं हो सकता, जांच में उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती। अगर जज उतने % हो तो उनके खिलाफ फैसला नहीं हो सकता। भाई आस्था के बुनियाद तो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया है, पीस पार्टी तो उसमें एक पक्षकार रही, हिस्सा लिया है, तो उसमें मालूम हमें कि किस तरह से फैसले होते हैं। जो मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी ने सुनाया है वो है आरक्षण। अगर हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में रहती है तो हमारे साथ विभेद नहीं होगा। अगर जांच में अगर 3 अगर नॉन मुस्लिम है और 1 मुसलमान भी उसमें रहेगा तो विभेद नहीं होगा। एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनका वर्चस्व कैसा रहेगा, किस तरह से मस्जिदों को बचाया जाएगा, दरगाहों को बचाया जाएगा, किस तरह से राजनीतिक हैसियत वजूद जो है वो कायम रहेगा, तमाम सवाल पॉलिटिकल उन पार्टी से जो कहीं ना कहीं अपने आप को सबका रहनुमा तो कहती हैं, सोशल डेमोक्रेटिक लिखती हैं अपने आगे, लेकिन जब सवाल आता है मुसलमानों का या उन लोगों का जिन पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो वो एक तरफा खड़ी हुई दिखाई देती हैं, यानी खुलकर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलती हुई नज़र नहीं आती हैं। हमारे साथ पीस पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अभी हालात जो भी चल रहे हैं, जो हमारा वर्चस्व है, मुसलमानों का जो वर्चस्व है खास करके पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं नदारद नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि सारी पार्टियाँ जो है वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में पीस पार्टी किस तरह से मुसलमानों के वर्चस्व को देखती है? देखिए, पीस पार्टी का ये मानना है कि मुस्लिम समाज ने जो राजनीतिक फैसला लिया है
वो मैं समझता हूँ कि वो इमोशन के बुनियाद पर, जज्बे के बुनियाद पर लिया है। वो हराने जिताने का बुनियाद पर लिया है, न कि उस बुनियाद पर लिया है कि उसके आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा और उसकी नस्लें कैसी हिफाजत में रहेंगी और उसका समाज में अस्तित्व कैसे बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी गलती मुस्लिम समाज की है और उनके रहबरों की है कि उन्होंने जीतने हराने में विश्वास किया है और ऐसे लोगों को जिताया है जो सही माने में उनके खैरखा नहीं है, बल्कि असल दुश्मन वही हैं। उन्हें वो छोटे दुश्मन और बड़े दुश्मन में फ़र्क करने की कोशिश की है और उन्होंने हराने और जिताने में अपना वक्त ज़ाया किया है। ये आज से नहीं बल्कि 1952 से जो चुनाव हो रहा है तभी से इस राजनीतिक जो कुचक्र में फंसा हुआ है मुस्लिम समाज। पीस पार्टी का ये मानना है कि जब तक खुद अपनी लीडरशिप नहीं रहेगी, जब तक मुस्लिम समाज अपने लीडरशिप में नहीं विश्वास करेगा, उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसे राजनीतिक समर्थन देकर उसे मजबूत नहीं करेगा, तो फिर उसकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। अभी तक वो जिसको वोट देता रहा है, चाहे वो कांग्रेस को वोट दिया हो, सपा को दिया हो, बसपा को दिया हो, जनता दल को दिया हो, किसी को भी दिया हो, तो जब उसके बुनियादी इशू आते हैं, चाहे वो आरक्षण का इशू रहा हो, दलित आरक्षण का इशू रहा हो, चाहे सीए का आरक्षण रहा हुआ है, चाहे उसको समाज में जो उसकी सामाजिक और जो शैक्षिक हैसियत है उसके विकास के लिए जो बुनियादी काम है उसको काम करने के बजाय वो राजनीतिक दलों ने भी उसे सिर्फ जज्बाती और इमोशनल बनाने का काम किया है और उन्हीं इशू को बात किया है, उन्हीं इशू को जाते प्रमुखता से दी है, जिससे उसके विकास से कोई वास्ता नहीं है, न उसके विकास से वास्ता रहा है, न उसकी तरक्की से और समाज में हैसियत से वास्ता रहा है। तो मुस्लिम समाज मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो दिशाहीन हो गया है। दिशा उसको जो सही दिशा में नहीं चल रहा, सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से सभी समाज ने, जो कमज़ोर तबकों ने तरक्की की है, अपनी राजनीति दल करके, अपने समाज के नेता को आगे बढ़ा करके, तभी उस समाज की तरक्की हुआ है। मैं समझता हूँ राजनीति में जिस तरह से समाज विकसित हुआ है, जो कमज़ोर समाज जिस तरह से तरक्की किया है, उस तरीके से मुस्लिम समाज ने भी काम नहीं किया है। तो न तो उसने राजनीति के बुनियादी वसूलों को समझा है और न ही जो समाज इस देश में जो कमज़ोर तबके हैं तरक्की कैसे किया, उन्होंने समाजी हैसियत कैसे बनाई है, राजनीतिक हैसियत कैसे बनाई है, सामाजिक हैसियत कैसे बनाई है, उससे भी कोई सबक नहीं सीखा है। मैं समझता हूँ चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, दरगाहों का मामला हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे उनकी नौकरियाँ हो, चाहे उनके साथ द्वेष हो, चाहे उनके साथ राजनीतिक अत्याचार हो, इस सभी का हल तभी होगा जब उसके पास राजनीतिक कैपिटल होगा, राजनीतिक मजबूती होगी और सत्ता शासन में उसकी हिस्सेदारी होगी, तभी ये संभव है इसको रोकना, वरना इसको संभव नहीं है। पर हिस्सेदारी की बात तो सब करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी आएगी कैसे? जब आप कहते हैं कि अपने नेताओं को चुनना या अपनी भागीदारी वहाँ पर मजबूत करना, तो वो आएगी कैसे? कौन है हमारा नेता? देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी पहले समझने की बात है कि राजनीतिक हिस्सेदारी का क्या मकसद है। मुसलमान विधायक, एमपी, मंत्री से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्योंकि राजनीति में वो पार्टी का अध्यक्ष नीतियां तय करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। विधानसभा या लोकसभा में बोलना भी क्या है, ये भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष या पार्टी तय करती है और पार्टी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम क़यादत की पार्टी हो, चाहे उसके विधायक या मंत्री किसी भी धर्म और जात के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी जब सत्ता शासन में हिस्सेदारी होगी तभी उसकी भागीदारी मानी जाती है। मुस्लिम समाज के विधायक एमपी बनने से किसी ऐसे राजनीति दल से जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं, तो ऐसे से उनकी हिस्सेदारी नहीं बनती, बल्कि उन व्यक्तिगत लाभ या फ़ायदा उनको मिल सकता है, मगर समाज को उसमें कोई भला नहीं होता है। क्योंकि अभी तक चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लो, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट दो, या तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट दो, वो हिस्सा आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया है जिसमें मुसलमान का फ़ायदा हो या उसकी तरक्की हो या उसको सम्मान और अधिकार मिले। वो हिस्सा नहीं लागू किया है। सारे हिस्से तो लागू किए हैं, जैसे अनुसूचित जात को दलित आरक्षण देना, ये सच्चर कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी रिकमेंड किया है।
तो न तो ओबीसी और न ही अनुसूचित जाति के मुसलमानों को आरक्षण दे। तो इसके लिए कभी उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के वोट से बनी है सपा बसपा की, मगर उसने कभी केंद्र सरकार को रिकमेंड नहीं किया है, बल्कि दूसरे बिरादरियों को, पिछड़ी बिरादरियों को किया है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान हमारा कहता है कि आरक्षण ही कमज़ोर तबकों के विकास के लिए ज़रूरी है। ये नौकरी देने के लिए नहीं है, बल्कि उस समाज को न्याय देने के लिए है। जब तक सपोज कर लिए कि उत्तर प्रदेश के अगर हम मिसाल दें तो उसमें 20% सरकारी आंकड़े से मुसलमान है, मगर उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो पुलिस से लेकर के चपरासी से लेकर डीएम एसपी तक 2% से भी कम है। अगर उसकी 15% भी हो जाए और सूचित जाति में रिजर्वेशन हो जाए तो 15% हो जाएगा, फिर मॉब लिंचिंग का कोई सवाल नहीं होता। थाने से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, उनको न्याय मिलेगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि संविधान ने जो विकास का और सम्मान और अधिकार का समाज में जो अवसर दिया है आरक्षण, मैं समझता हूँ उसे लागू करना चाहिए। मगर त्रासदी तो ये है कि मुस्लिम समाज ने कभी आज़ादी के बाद से आज तक कोई संघर्ष मुस्लिम समाज ने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो 3 तलाक की लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी है और चीज़ों की लड़ाई लड़ी है। तो है अभी वही छीन रहा है, तो नए की क्या बात करेंगे, वही तो सवाल है। नहीं, छीनने का कोई मतलब नहीं है। छीनने का तो अधिकार जो सरकार में है वही फैसला करता है, तो उसको तो रोक नहीं सकता कोई आदमी, उसको रोक नहीं सकता। फैसले भी अदलिया भी सरकार के दबाव में ही कर रही हैं। यही तो कहा जा रहा है कि कभी नागरिकता पे सवाल, कभी आपके जो स्ट्रक्चर हैं उन पर सवाल, कभी आस्था जो है आपकी उस पर सवाल। तो अपने आप को बचाएगा कि नई चीज मांगने की मांग करेगा? नहीं, नई चीज नहीं मांग रहा ना वो तो हमारे संविधान ने जो दिया है उसको हक देने की बात करे। जो संविधान कहता है कि सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, कोई नई चीज थोड़ी मांग रहा हूँ। जो हमारे हक और हुकूक जो रोके गए हैं मजहब के बुनियाद पर, मैं उसे खत्म करने की बात कर रहा हूँ। सवाल तो सर डिग्निटी पे है, आइडेंटिटी पे सवाल है। आरक्षण तो बहुत बात की बात है, आपकी आइडेंटिटी से आपको खतरा है, तो आप किसकी बात करेंगे? कैसे सुरक्षित होगा? धरना प्रदर्शन सुरक्षित होगा? ये तो फैसला करती है सरकारें। विरोध प्रदर्शन में तो गोली लग जाती है। नहीं, सरकारें और किसी से नहीं सुरक्षित हो सकता। चाहे मंदिर हो, दरगाह हो, चाहे हमारी एग्जिस्टेंस हो, चाहे हमारे धार्मिक आस्था हो, ये किसी चीज़ से और रुक नहीं सकता, क्योंकि सरकार फैसला करती है ना। तो सरकार में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, सरकार में जब तक हमारी से नहीं होगी, जब तक सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी खुद, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है, तब तक तो ये होता रहेगा। तो इन सभी का समाधान तभी हो सकता है कि जब हम सरकार में हिस्सेदार बने, और उसके लिए राजनीति ही एक तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। कोई सामाजिक संगठन या किसी तरीके का हम प्रयास तो आज तक करते आए हैं, पर हमें कभी कोई चीज़ सफलता नहीं मिली है। हम हराते जिताते भी आए हैं, बहुत सारे दलों को हम सरकार बनाते आए हैं, हम बहुत सारे धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, बहुत सारे जुलूस और जलसे करते रहे हैं, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ा है? मुस्लिम समाज पर फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं समझता हूँ कि संविधान ने जो रास्ता बनाया है कि समाज के विकास के लिए, न्याय के लिए, वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मंडल कमीशन ने, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रास्ता दिखाया है कि मुस्लिम समाज की तरक्की कैसे हो, उसकी बदहाली कैसे दूर हो, मुझे लगता है कि वो हमें रास्ता अख्तियार करना चाहिए, न कि हमें इमोशनल रास्ता अख्तियार चाहिए, खुशसास्ता रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो हम अभी तक करते आए हैं। मैं समझता हूँ वो रास्ता ठीक नहीं है। पर विपक्षी पार्टी, कहा यह जाता है कि मुसलमानों ने इस देश में नॉन मुस्लिम को अपना लीडर माना, अपना नेता माना, और ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो भर भर के वोट लेती हैं मुसलमानों को, और इसमें कोई गुरेज नहीं है। तो आपको लगता है कि जो मुसलमानों ने उन पार्टी को दिया है, वापसी में उन पार्टियों ने मुसलमानों का ख्याल रखा है, या ऐसे मुद्दों पर जहां पर खड़े होने की ज़रूरत है वो सारी पार्टियां खड़ी हुई नजर आई हैं? ना, बिल्कुल नहीं ना। क्यों आएंगी? अगर डॉक्टर अयूब जैसा मजबूत मुसलमान हो गया, समझदार मुसलमान हो गया, पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, तो उनके पीछे क्यों चलेगा? उनका तो फार्मूला है कि जब तक ये दबे कुचले रहेंगे, जब तक ये समझदार नहीं होंगे, जब तक ये कमज़ोर नहीं रहेंगे, जब तक ये डराए जाएंगे, डरे सहमे रहेंगे, तभी तक हमारे साथ रहेंगे। तो उनके लिए लागू होता है ना। वो क्यों चाहेंगे कि समाज, सभी शामिल है ना, सभी शामिल हैं। कांग्रेस ने 1950 तो सिर्फ बीजेपी से आता ना? नहीं, डराए तो नहीं, ये तो साजिश है ना। मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान सपा बसपा कांग्रेस ने किया है, उतना तो भाजपा ने भी नहीं किया है। अगर मजहब के नाम पर भेदभाव सीए में अगर भाजपा ने किया है, तो उसकी बुनियाद 1950 में तो कांग्रेस ने किया है। सीए से मुसलमान का एग्जिस्टेंस तो कम खतरा है, बल्कि दलित आरक्षण मुसलमानों को न मिले, इससे मुसलमान बिल्कुल बेहाल हो गया है ना। अगर दलित आरक्षण मिलता तो मुसलमान जो है वो सरकारी नौकरियों में कम से कम 10% होता।
तो 10% होता तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये जो समस्याएं जो बता रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे मंदिर मस्जिद का हो, चाहे जांच का हो, ये सारी मसलाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो मुसलमानों को कमज़ोर और लाचार बेबस करने के लिए सबसे पहले साजिश तो कांग्रेस ने की है, तो उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है। भाजपा ने जो सीए में जो मजहब के नाम पर भेदभाव किया है, तो इसकी बुनियाद तो धर्म के नाम पर विभेद तो पैदा कांग्रेस ने किया है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस दोषी है। भाई मैं एक मिसाल के तौर पर देता हूं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंडे में लिखा है कि हम जीतेंगे तो 18% मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। 4% की शायद बात की। नहीं, मैनिफेस्टो में है 18% आरक्षण देंगे। 4% तो कांग्रेस ने 1914 में उन्होंने आरक्षण मुसलमानों को दिया था, 2% दिया था मुसलमानों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मगर मैं विधायक रहा, मैंने पूछा कि ये 18% आरक्षण कब लागू होगा मुसलमानों के लिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। अपने समाज को सारी नौकरियों में चपरासी से लेके एसडीएम तक उन्होंने 50% से ज़्यादा नौकरियां दी, मगर मुसलमान को 2% भी नहीं दी। और ये कहते हैं कि कमज़ोर समाज, अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं कमज़ोर समाज और उपेक्षित समाज के विकास का एक ही स्रोत है, वो है आरक्षण। तो जानते सब कुछ हैं, कांग्रेस भी जानती है कि आरक्षण से ही मुसलमान तरक्की कर सकता था, क्योंकि उसको कंपटीशन दलित से करना पड़ेगा, न कि वो सवर्ण से करना पड़ेगा, पिछड़े से करना पड़ेगा। कमज़ोर से कमज़ोर को लड़ाया गया ना। तुलना तो आम से आम का हो सकता है, तरबूज का तरबूज हो सकता है, तो यहाँ तो अंगूर से तुलना हो रही है, सेब से तुलना हो रही है, लड़ाई कर रहे हैं, तो कैसे उस कामयाब होगा। अगर दलित आरक्षण मिलता तो मुसलमान अपने आबादी के हिसाब से वो जीता। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान कम से कम वो 40% तो दलित समाज में है। तो मैं समझता हूं कि हमें कोई नई तरीके से अपने दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने पूरे देश के, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी कमज़ोर तबके के लोगों के लिए कैसे विकसित हों, इसका एक फंडामेंटल तरीका बना रखा है। और मुसलमानों पर ख़ास तौर पर जांच के लिए और पिछड़ों पर जांच के लिए मंडल कमीशन बनी है। और सच्चर कमेटी तो सिर्फ मुसलमान पर बनी है कि आखिर मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है, दलित क्यों है नहीं, और वो आगे कैसे बढ़े, इसका रास्ता रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताई है। मगर वो हिस्सा आज तक किसी पार्टी ने लागू नहीं की, न तो सपा ने लागू, जिसके वोट से सरकार बनी भी उन्होंने भी उसका नाम नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जज्बाती होने के बजाय, मंदिर मस्जिद के इशू पर लड़ने के बजाय, दंगा फसाद के लड़ने के बजाय हमको बुनियादी इशू को समझना चाहिए कि आखिर इसका हल क्या है। मैं समझता हूं कि इसका हल है कि दलित आरक्षण मिले, और मंडल कमीशन ने जो कहा कि 8.44% वो पिछड़े मुसलमानों को वोट मिले 27% में, मैं समझता हूँ वो मिले। अगर ये प्रतिनिधित्व मिल जाता, ये नौकरियाँ नहीं है, ये नहीं कि जिनको नौकरी मिल जाएगी उनको फ़ायदा है, फ़ायदा तो उस समाज को न्याय मिलेगा, अत्याचार नहीं होगा। अगर 15% मुस्लिम समाज पीएससी में हो, थाने में हो, तो कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती, थाने में किसी के साथ विभेद नहीं हो सकता, उसके साथ मुकदमा नहीं हो सकता, जांच में उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती, अगर जज उतने परसेंट हो तो उनके खिलाफ फैसला नहीं हो सकता। भाई आस्था के बुनियाद तो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया है, पीस पार्टी तो उसमें एक पक्षकार रही, हिस्सा लिया है, तो उसमें मालूम हमें कि किस तरह से फैसले होते हैं। तो दबाव में सरकार के, क्योंकि ये जितने जजेस होते हैं ये भी तो सरकार अपॉइंट करती है ना, जिसको नहीं चाहेगी उसको प्रमोशन नहीं देगी, नहीं अपॉइंट करेगी। तो ये बात बिल्कुल साफ है। इन शॉर्ट में अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ कि इन सब का जो मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, जो विभेद हो रहा है, जो नफरत हो रही है, इन सब का एक ही हल है जो हमारे संविधान ने सुझाया है, जो मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी ने सुझाया है, वो है आरक्षण। अगर हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में रहती है तो हमारे साथ विभेद नहीं होगा। अगर जांच में अगर अगर नॉन मुस्लिम है और एक मुसलमान भी उसमें रहेगा तो विभेद नहीं होगा। अगर मुस्लिम समाज अगर इस बात को नहीं समझता है तो मैं समझता हूँ उसको पीस पार्टी का ये काम है कि मुस्लिम समाज को ये बात समझाए कि अभी तक आपने हराने जिताने के नाम पर वोट दिया है, बड़े दुश्मन छोटे दुश्मन को पहचानने पर वोट दिया है, उसे अब अपने समाज को वोट देना चाहिए। क्योंकि चाहे वो दलित समाज के हो, पिछड़े समाज का, उनका विकास तब तक नहीं हुआ है जब तक वो दूसरों को वोट देता रहा है, और उनका विकास और सम्मान तभी मिला है, अधिकार तभी मिला है
जब उन्होंने अपने में से नेता चुन करके अपने पार्टी को वोट दिया है और वो सरकार में बनाई हैं या सरकार में हिस्सेदार रही हैं। इसके अलावा मेरी समझ से और कोई उपाय नहीं है। एक आखिरी सवाल, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अपने में से नेता चुनना, अपनी लीडरशिप की जब बात करते हैं तो ऐसी तमाम पार्टियों को लेकर ये कहा जाता है कि ये वोट कटवा है, क्योंकि अगर आप अपनी की बात करेंगे तो सामने वाला भी अपनी की बात करेगा, यानी आप उनको फ्री हैंड दे रहे हैं ये कहने के लिए कि आप एक हो जाओ और नेक हो जाओ। ना ना ना, फिर उसको गलत तरीके से यार, यही तो गलत फहमी पैदा की जाती है ना। कैसे सही? ये तो अरे अभी तो वोट कटवा कांग्रेस है। अगर यूपी में बात करेंगे तो वोट कटवा कांग्रेस है, अभी दिल्ली में बात करेंगे तो वोट कटवा कांग्रेस है, अभी तो बसपा है। तो ये तो लोगों को सोचने का तरीका है ना। पहले भाजपा वोट कटवा थी, आज भाजपा सरकार में है, तो वोट कटवा और सत्ता वाली पार्टी कोई नहीं होती। वो तो जनता का सोच है, जिसको जब समर्थन दे दे। पहले कांग्रेस के साथ रही, आज भाजपा के साथ है, कुछ दिन जनता के दिल के साथ रही, कुछ दिन सपा बसपा के साथ रही। ये तो बदलता रहता। पीस पार्टी जब चुनाव जीती तो लोग कह रहे थे दूसरी पार्टियां वोट कटवा है, तो वोट कटवा तो ये है कि सिचुएशन के हिसाब से लोग नामनकल्चर देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो वो बात अलग है कि हमें थोड़े देर में सफलता मिलती है, मगर अगर रास्ता सही है, अगर मंजिल सही है, कार्यक्रम सही है, काम सही है, तो एक दिन सफलता मिलेगी, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे बात कर रहे थे, और तमाम मुद्दे जिन पर बात हुई, खास करके मुस्लिमों के उत्थान के लिए, और आजकल जो एक तरीके से निशाने पर और हाशिए पर धकेला जा रहा है एक कौम को, उसको लेकर भी उससे कैसे निकला जा सकता है, इस पर भी बात हुई। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।